क्या आ गया है अभी? ओके, सो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है। देखनी हमें ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, देन इट फॉर्म्स ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर का बनना इन दोनों को यूज करके, इस रिएक्शन को हम कहते हैं जनरली स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है। ये एसिडिक कंडीशन में भी होती है एंड ये पेरिडी में मतलब बेसिक कंडीशन में भी होती है। ठीक है, तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन दोनों कंडीशन में हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, एक अल्कोहल चाहिए। ओके, अब साइड में भी कुछ कंपाउंड्स है जिसके थ्रू ये रिएक्शन होती है, तो उसका मैकेनिज्म पहले तो समझ लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर में पहले तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ऑक्सीजन, देन सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो अंडरलाइंड है। एंड देन अल्कोहल आर ओ एच, देन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑब्वियसली लोन पेयर विल अटैक ऑन कार्बन, तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा वापस आएगा, देन दिस विल ब्रेक द दिस बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे। ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ये ओ एच यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी ओ एच नहीं, ओ आर। देखो ये ओ, ये अटैक करेगा। ठीक है, देन ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, ओ आर बचेगा, ये ओ आर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो ईस्टर है, तो ये बन गई स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमारी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, इसके बारे में भी बात करूं, सेम है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी एल गुड लिविंग ग्रुप प्लस आर ओ एच, अगेन अल्कोहल, अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर, अटैक ऑन कार्बन कार्बन, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप पे बाहर चला जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे Cl की जगह पे ओ आर। ठीक है, फिर से ये ईस्टर बन गया, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिएक्शन। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, सिंपल है, और कोई भी कंडीशन में ये हो सकती है, एसिड बेस कोई भी कंडीशन में ये परफॉर्म होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये उसी का मैकेनिज्म है। ओके, एसिडिक कंडीशन में कैसे परफॉर्म की जाती है उसका मैकेनिज्म है। बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके ओ एच, मतलब दो ओ एच के फॉर्मेशन, एंड ओ आर यहाँ पे भी अटैक करेगी, तो एक इंटरमीडिएट बनता है ये वाला। ओके, देन टॉटोमेरिज्म, ये सारी चीजें हैं, मतलब बेसिकली आप इस मैकेनिज्म से जाइए, नहीं तो मैंने जो बताया वो मैकेनिज्म से प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, लॉजिक एक ही है। लॉजिक बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बाद में ये वापस तो आने ही वाला है, ये वापस आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से चला जाने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ से ये वापस आएगा ही आएगा, ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म सेम, रिएक्शन मैकेनिज्म भी सेम। नेक्स्ट वन, कॉमन रिएक्शन में ये देखिए, अनहाइड्रेट कहते हैं हम इसको, तो एच थ्री सी सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, अगेन सी डबल बॉन्ड ओ, थोड़ा सा एक मिनट ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों ने एस्पिरिन ये वर्ड सुना होगा। ओके, एस्पिरिन मेडिसिन है, तो यहाँ पे इसको अभी हमें यूज करना है। ये जो कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर CH3 C double bond O, then oxygen C double bond O, then CH3, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इट विल अटैक ऑन एनी कार्बोनिल कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल प्रिपरेशन रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, बहुत कॉमन और अच्छा ये है वो मेडिसिन है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एस्पिरिन तो ये हो गया, मतलब एसिडिक सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इसको तो प्रिपरेशन हो गई, लेकिन ये भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये ईस्टर है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्म की है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है। ओके, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब अल्कोहल में आर सी ओ एच रहता है ना, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सीओ बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वन,
लुकास टेस्ट। देखिएगा, एक नीट के बारे में एक जनरली मैं आपको बता दूं, तो रिएक्शंस कभी ऐसे नहीं आते कि एनी अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल सपोज, तो CH3OH ये है प्लस HCl, मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl, सॉरी, हाँ HCl ही ले लेंगे, HCl या HBr भी ले सकते हैं। HCl reacts with HCl and it produces XYZ, मतलब क्या बनाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाता। व्हेन मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद लुकस टेस्ट या लुकस रिएजेंट, ऐसे पूछा जाएगा जानबूझ के, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको ये पूछा जाएगा कि लुकास टेस्ट क्या है, या लुकास टेस्ट मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पूछा जाएगा, नहीं। नेम रिएक्शन, लुकास टेस्ट क्या है, क्या करता है, इस टाइप के रिएक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक। सो फर्स्ट, लुकास टेस्ट। तो यूज क्या होता है इसका, लुकास टेस्ट का? इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए लुकास टेस्ट यूज करते हैं, उसका यूज। ना ये लुकास रिएजेंट है क्या, मतलब लुकास टेस्ट में कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? तो एक होता है एसिड HCl एंड दूसरा ZnCl2। ओके, HCl एंड ZnCl2 इससे पहले भी हमने देखा है, ये रिड्यूसिंग नेचर का रहता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये HCl एंड ZnCl2। तो लुकास टेस्ट मतलब ये कंपाउंड HCl प्लस ZnCl2, ये लुकास रिएजेंट है जो लुकास टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या करेंगे, तो रिडक्शन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी एक सिंपल सा पॉइंट है, एक रिएक्शन है, तो देखिएगा, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल, वाटर में अल्कोहल सोल्यूबल रहते हैं, ठीक है, वेयर एज देयर हैलाइड्स आर नॉट सोल्यूबल। ओके, तो सबसे पहले अगर वाटर में अल्कोहल है, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल सपोज है, तो प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ मतलब HCl के साथ एंड ZnCl2 इसके प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करेगा। क्या बनेगा, तो Cl, ये OH बाहर जाएगा, ठीक है, वाटर फॉर्मेशन, और उसकी जगह ले लेगा Cl, ठीक है, अल्किल हैलाइड। एंड अल्किल हैलाइड हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो अगर सोल्यूबल नहीं है तो दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो आप लुकास टेस्ट से प्राइमरी अल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो वो प्रेसिपिटेट दिखाएगा, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी मेथड से आप अल्कोहल है कि नहीं इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन, अल्कोहल प्राइमरी है कि टर्शियरी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन है। टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस PPT फास्टर, मतलब फास्ट प्रोड्यूस करते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स, ओके, वेयर एज प्राइमरी अल्कोहल्स इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है ना, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, ये बाहर जाएगा, इट विल फॉर्म R+। नाउ प्राइमरी अल्कोहल पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्शियरी पे पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल कौन सा रहता है, टर्शियरी पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल रहता है, ये वाला। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। तो टर्शियरी अल्कोहल बहुत फास्ट PPT बनाते हैं, वेरस प्राइमरी अल्कोहल PPT बनाते हैं लेकिन कंपैरेटिवली स्लो बनाते हैं। तो इस जो स्पीड है PPT बनाने की, प्रेसिपिटेट होने की, उस स्पीड के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल दिया है, प्राइमरी है कि टर्शियरी है, ठीक है। लेकिन हम सेकेंडरी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड है ना ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है उसको फाइंड आउट करना, उस चीजों को ढूंढना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, लुकास टेस्ट, ओके, स्पीड पे डिपेंड। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, सॉरी, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एकदम सिंपल सा पॉइंट, एक बड़े मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को आपको बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड, अच्छा, एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटिक एसिड एंड एक नॉन प्रोटिक एसिड। तो ऐसे एसिड्स जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन दे, मतलब प्रोटॉन दे, H++ Cl-, ये जब भी डिसॉल्व होगा, ये एसिड HCl जब भी डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में H+ देगा, तो उसको हम प्रोटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। वेयर एज बाकी के कंपाउंड वो फॉर एग्जांपल AlCl3, दे आर लेविस एसिड, ठीक है, मतलब वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वो सॉल्यूशन में H+ नहीं देते, H+ देते नहीं है, ठीक है, तो उसको नॉन प्रोटिक एसिड कहा जाता है। या बोरिक एसिड, ओके, तो वो नॉन प्रोटिक एसिड है। बोरिक एसिड तो वेल नोन है, नॉन प्रोटिक एसिड है, क्योंकि वहां पे H+ वो नहीं देते। तो हमें क्या चाहिए डिहाइड्रेशन के लिए, एक तो प्रोटिक एसिड चाहिए, मतलब H2SO4 यूज कर सकते हो, HCl HI यूज कर सकते हो,
etc. And when this reacts with alcohol, they undergoes dehydration process. इसके लिए कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर से वही कंपोनेंट ZnCl2 या एल्यूमिना यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम का कंपाउंड यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट फिर से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो वहां तक तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन अब ये होती क्यों है? अच्छा, हर जगह पे देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन वर्क कैसे करेगा, तो अल्कोहल है, अल्कोहल पे लोन पेयर पहले तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद दे विल फॉर्म अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गए ना, वाटर फॉर्मेशन होगा, तो उसके अपोजिट वाला हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बाहर जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आपको याद होगा तो मैंने बता दिया था कि जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है ना, उसके अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से ये बाहर निकलता है, मतलब यहाँ से लिविंग ग्रुप जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए ये ऐसे दिखा दिया है, और ये रिमूव हो जाएगा, सिंपल सा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन, फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टेट मतलब ऊपर की रिएक्शन है, बाकी सिर्फ हाइड्रोजन वगैरह लिखे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिए सेम चीज, एलिमिनेशन रिएक्शन, एसिड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर जाएगा, हाइड्रोजन पे सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन बाहर जाके डबल बॉन्ड बना, मतलब हाइड्रोजन बाहर जाएगा H+ के फॉर्म में, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी अल्कोहल में से OH को और हाइड्रोजन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, ठीक है, बेसिकली OH को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा इजी जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइड में जो CH3 ग्रुप है वो स्टेरिक क्राउडिंग करते हैं, तो इसको बाहर निकलना थोड़ा सा इजी होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ CH3। यहाँ पे तो स्टेरिक क्राउडिंग और तीन तीन लोगों की है स्टेरिक क्राउडिंग, तो यहाँ पे जैसे ही ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ये बाहर जाना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत फास्ट बाहर जाएगा। और यही रीजन है, आप रिएजेंट भी तीनों का कंपेयर करो, रिएजेंट भी तीनों का कंपेयर करो। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर चाहिए H2SO4, ठीक है, यहाँ पे 85% मतलब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, राइट। यहाँ पे लिखा भी है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन, तो माइल्ड कंडीशन में सेकेंडरी टर्शियरी काम करते हैं। और टर्शियरी के लिए आप यहाँ पे कंडीशन भी देख सकते हो, ओनली 20% कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। ओके, सो ये जो डिफरेंस आ गया इट्स बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, तो ये जो स्टेरिक क्राउडिंग है इसकी वजह से ये जल्दी बाहर जाएगा, एक। एंड सेकंड, बाहर जाने के बाद जो भी टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है, ये वाला टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये भी जो स्टेबल ही है, ओके, ये कार्बोकेटायन भी स्टेबल ही है। तो ये उसके पीछे का रीजन है या लॉजिक है जो फिलहाल काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, ना आगे बात करते हैं अभी। अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन कहाँ से जल्दी होगा, तो टर्शियरी में से जल्दी होगा। दो रीजन मैंने बता दिए, स्टेरिक क्राउडिंग एज वेल एज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो टर्शियरी सबसे पहले रिएक्शन में जाएगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। देखो लॉजिक है सब जगह पे, सब जगह पे लॉजिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने इससे पहले भी देखी थी, E1 एंड E2 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो हम जो OH ग्रुप जो था ना, ROH, OH ग्रुप के लोन पेयर जो हाइड्रोजन को देते थे ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब ये अब गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। एंड थर्ड वन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जाएगा ना नेबरिंग कार्बन से, वो थर्ड या लास्ट स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस है जिससे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेजेंट होती है या परफॉर्म होती है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन का तो बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस के एडिशन का भी मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कैसे मीनिंग निकल के आता है और ये सारी चीजें कैसे निकल के आती है उसको देखेंगे।
सो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल में क्या करते हैं हम, जनरली अल्कोहल में हम 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने एक सीक्वेंस दिया था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस दिया था, वही मतलब ये तो अभी हम सेकंड चैप्टर में अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे भी यही सीक्वेंस काम करने वाला। ओके, तो मैं कोई भी कंपाउंड लेता हूँ, CH4 कंपाउंड लेता हूँ, पहले इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले बनेगा CH4OH। ओके, ये पहला कंपाउंड बनेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी CH3OH। ठीक है, उसका फिर से आप ऑक्सीडेशन करोगे तो इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड OH, मतलब अल्डिहाइड। ठीक है, या फिर कीटोन जो भी होगा, जहां पे OH होगा उस हिसाब से वो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। नेक्स्ट इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो HC डबल बॉन्ड O एंड देन OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा, वो तो डिपेंड करेगा आपके पास रिएक्टेंट क्या है, और कहाँ पे जाके रुकेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, ये भी रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड रिएजेंट। ओके, तो ऑक्सीडेशन अगर हम अल्कोहल की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो इट विल फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जहां पे C डबल बॉन्ड O हो। मैं ब्रॉडली कह रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। नाउ ये डिपेंड करता है आपका अल्कोहल कौन सा है। अगर आपका यहाँ पे देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, तो आप पहले ऑक्सीडेशन करोगे इसका तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, एंड देन अल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, और कीटोन का फर्दर कन्वर्जन करना कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना इजी नहीं होता। रीजन भी मैं बता दूं, यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना था, जो कि कंपैरेटिवली इजी है। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन करना है तो कार्बन और R ग्रुप, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है, जो इतना इजी नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में वो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो देखिए एक ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ एंड सेकेंड ऑक्सीडेशन कन्वर्ट हो गया अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये रिएजेंट डिसाइड करता है। अब आपको रिएजेंट के हिसाब से ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला रिएजेंट CrO3, पहला नहीं, 2-3 शायद हो गए हमारे, KMnO4 वगैरह हो गया इससे पहले भी। तो नेक्स्ट जो रिएजेंट है वो CrO3। अब CrO3 देखो क्या करता है, एक ही बार ऑक्सीडेशन करता है और अल्डिहाइड बना के छोड़ देता है, या फिर रिस्पेक्टिव कीटोन बना के छोड़ देता है CrO3। ठीक है, उसकी लिमिट क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन, बस कार्बोनिल कंपाउंड बना के छोड़ देगी। नेक्स्ट वन, पीसीसी की खासियत क्या है, ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, पीसीसी की खासियत क्या है, ये सिर्फ अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, और वो भी एक ही बार, मतलब अल्डिहाइड बनाने पे, अल्डिहाइड या कीटोन बनाने पे। लेकिन ये गलती से भी डबल बॉन्ड को कोई रिएक्शन में नहीं डालेगा, डबल बॉन्ड को रिएक्शन में नहीं डालेगा, डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करेगा। ये खासियत है पीसीसी की। ओके, अब पीसीसी का फुल फॉर्म वगैरह आगे आएगा, बता दूंगा मैं वैसे आपको। तो एक ये रिएजेंट हो गया पीसीसी एंड CrO3, मतलब एक दो रिएजेंट हो गए, धीरे धीरे नहीं बता दूंगा आपको। आगे नेक्स्ट वन, टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों नहीं जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, तो देखिएगा यहाँ पे OH है, और अगर इसको ऑक्सीडेशन में जाना है तो ऑक्सीडेशन मतलब अभी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो यही बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल जनरली ये रिएक्शन दिखाते ही नहीं, जनरली ये रिएक्शन दिखाते नहीं। अगर इनको रिएक्शन दिखानी है तो आपको जो रिएजेंट यूज करना पड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, ये एक पॉइंट देख लो, इसके बाद थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होना चाहिए, सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, KMnO4। अगर आपको याद है KMnO4 डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करता था और दोनों कार्बन को ब्रेक करके यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH डालता था। तो ये डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ता, अल्कोहल को नहीं छोड़ता ऑक्सीडेशन के लिए, कुछ ये मतलब ये किसी को छोड़ता नहीं है। और अगर उसके ऊपर अगर ये एसिडिक कंडीशन में हो तो और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में। सो कंडीशन देखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इवेलुएट टेम्परेचर, मतलब एक हायर टेम्परेचर, तो उसमें क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस,
मतलब जो टर्चरी कार्बन टर्चरी अल्कोहल जा नहीं रहा था ना रिएक्शन में, उसको डालना है तो आप KMnO4 यूज कर सकते हो एट कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर। ओके, तो KMnO4 क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए इसको आप यूज कर सकते हो टर्चरी अल्कोहल को रिएक्शन में डालने के लिए। अदरवाइज इतनी जल्दी टर्चरी अल्कोहल रिएक्शन में नहीं जाएगा। आपको ये फाइंड आउट करना है बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है उसके बेसिस पे, ठीक है। एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आप देखिएगा ये कंपाउंड है, सपोज मैंने यही कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया, सपोज KMnO4 यूज किया है, ऑक्सीडेशन किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये बना। फिर से KMnO4 यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर से ऑक्सीडेशन करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन OH, यहाँ पे जाके रुकेगा। अब यहाँ पे कितने कार्बन थे 4, यहाँ पे कितने कार्बन है 2, तो लेसर कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन के इसने छोड़ दिया। तो स्ट्रॉन्ग है, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन करके छोड़ देता है। ऑक्सीडेशन की लास्ट जो ये है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये एक चीज, कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप ये किसी को अभी डाउट नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछ लो। सब कुछ समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन कैसे वर्क हो रहे हैं, क्या वर्क हो रहा है? अगर डाउट है तो पहला पॉइंट तो पूछ लो पहले तो। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज CrO3 की रिएक्शन है, देखिए अगेन मैंने KMnO4 के लिए कहा था, KMnO4, ओके, सेम पॉइंट K2Cr2O7 या CrO3 के लिए अगर ये आपको एसिडिक कंडीशन में मिले H+, तो वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करते हैं एसिडिक कंडीशन में, ओके। अब देखिएगा ऑक्सीडेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राइमरी अल्कोहल एक ऑक्सीडेशन किया अल्डिहाइड, इसका फर्दर भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा रिएजेंट पे। एंड CrO3 जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड, लेकिन वो एसिडिक कंडीशन में है, एसिडिक कंडीशन में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड का फर्दर कन्वर्ट वो कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके। सेम चीज है, इसका नहीं कर पाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का, क्योंकि इसको अगर कन्वर्ट करना है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और ये इस कंपोनेंट की बस की बात नहीं है। CrO3 कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की तरह चाहिए, ओके। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि KMnO4, अच्छा ये इतना एग्रेसिव रहता क्यों है वो भी मैं बता दूं। ऑक्सीडेशन स्टेट -8 +1, Mn की +7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, एक्सट्रीमली कंडीशन में चला गया, वो +7 मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में चला गया, राइट। अब यहाँ पे क्रोमियम की आप कंडीशन देखो, CrO3 +6, ओके। यही अब ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रांग होगी तो ये बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो या बाकी रिएक्शंस, ये रिएक्शन में डालेंगे डालेंगे कंपोनेंट को, ओके। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर, Cu, कॉपर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है ये जनरली डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है, या डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो अभी ये रिएक्शन है क्या उसको समझो। When the vapor of primary and secondary alcohols are passed
ओवर हीटेड कॉपर एट, मतलब ये हीटेड कॉपर, ये टेम्परेचर दिया है उन्होंने, डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस एंड एन अल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म। मतलब फिर से ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो अल्डिहाइड यूज, सॉरी, जो अल्कोहल यूज किया है वो वेपराइज फॉर्म में यूज किया है। भूलना मत, वेपराइज फॉर्म में। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे क्लियरली ऐसे लिखा गया है कि अल्कोहल पास थ्रू द बेड ऑफ कॉपर, या ऐसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालते हैं वो कि अल्कोहल को यहाँ से पास किया है या ऐसे किया है, जानबूझ के क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, तो आपको तो मतलब वो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, या क्लिक हो जाना चाहिए वो सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉपर ये भी ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कैसे करता है? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन को वो बाहर निकलता है। ओके, आप बोलोगे कि बाहर निकाल के क्या करता है, तो सिंपल सा पॉइंट, कॉपर गेट्स कन्वर्टेड टू Cu+2 और दो सॉरी H2 गैस बाहर। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है उसकी। आगे बढ़ेंगे, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला और इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिएगा कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हुई, एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के बीच में था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन OH बाहर गया और ये हाइड्रोजन बाहर गया, वाटर का फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, तो CO क्या करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, पहले तो ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन टर्चरी के लिए अलग रिएक्शन दिखाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इसके OH। ठीक है, ये रिएक्शन है कॉपर के, टर्चरी के लिए अलग रिएक्शन दिखाता है। ये तो गए कुछ रिएक्शंस अभी जो हमने देखे वो इसके हिसाब से, मतलब अभी अल्कोहल के या कुछ रिएजेंट के हिसाब से ना। रिएक्शन विद फिनॉल, फिनॉल के साथ कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? पहली रिएक्शन बहुत सिंपल है, नाइट्रेशन रिएक्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं बता देता हूँ। इट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाइट्रेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब इसमें भी क्वेश्चन आए, इसमें भी देख लो। अभी हमें ये भी मालूम है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ये OH ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये +R इफेक्ट दिखाता है। और +R इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव चार्ज घूमेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जो भी रिएक्शन होगी या तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा या पैरा पे बनेगा, राइट? यही दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जनरली अब पैरा का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहता है या ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, ऐसे हम जनरली कहते हैं। यहाँ पे वो एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। इसका रीजन है कि यहाँ पे ये प्राइमरी एंड मतलब ये ऑर्थो अगर कंपाउंड बनता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से यहाँ पे हम वो क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते कि ये दोनों में से ऑर्थो कम बनेगा और पैरा ज्यादा बनेगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर ये ऑर्थो पोजीशन में है तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, इंट्रामोलिकुलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। और अगर ये पैरा को है तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा। ठीक है, इसको अगर सेपरेट करना है तो सिंपली डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। कोई मुझे बताएगा ये ऑर्थो एंड पैरा में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा, ऑर्थो का कि पैरा का? कोई बता पाएगा मुझे? एनीवन? कोई बताएगा मुझे कि ये कौन सा बनाएगा, मतलब कौन सा होगा वो? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों तरफ है, ऑर्थो एंड पैरा में, तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा डिटेल में देखो, बाकी किसी को कोई समझ में नहीं है, मतलब कुछ भी मालूम नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा होगा। हम कंपाउंड को बॉईल करते हैं मतलब क्या करते हैं, ये वाटर है, ये एक H2O मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल रहते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। अब जब भी ये एनर्जी देते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेज में है। तो हम जो एनर्जी देते हैं वो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी देते हैं। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल गैसेस में आ जाएंगी, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है, क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया बाय यूजिंग दिस। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉन्ड वीक, बॉइलिंग पॉइंट कम। सेम लॉजिक यहाँ पे अगर लगाए तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये मॉलिक्यूल अलग हो पाएंगे, और जब ये अलग होंगे तभी ये गैसेस में जाएंगे, अदरवाइज वो गैसेस में नहीं जाएंगे। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसका ज्यादा होगा, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामॉलिक्यूलर है, ये विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ तो भी बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल है, तो उसको क्या सेपरेट करना, जरूरत नहीं है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कोई ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, और जहां पे अट्रैक्शन फोर्स वहां पे बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें से पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एंड ये दो नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट आउट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस या स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज की जाती है, ठीक है, डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज की जाती है। वही एक बेस्ट मेथड है या प्रॉपर मेथड है उसको निकालने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक्सप्लेनेशन। इस पे आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम इस पे मॉलिक्यूल पे, एक ही मॉलिक्यूल पे 2-3 बार क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीट पे। नेक्स्ट वन, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको देख लेंगे, मतलब जो मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। नाउ नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं ना हम, तो ये पहले तो फिनॉल है, ठीक है, यहाँ पे OH, ये बेंजीन रिंग। जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मालूम है NO2 ग्रुप कनेक्ट हो जाता है, तो एक बार कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कलेक्ट होगा, मतलब कनेक्ट होगा, दूसरी बार करोगे तो यहाँ पे होगा शायद, ठीक है, NO2, तीसरी बार करोगे तो यहाँ पे होगा। तो इसका पूरा नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर इसी को हम कहते हैं TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP। ओके, एक चीज विच इज कॉमनली नोन एज टिक्रिक एसिड, ये जो है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये कंपाउंड? पहला, ये डार्क येलो कलर दिखाता है, ठीक है, येलो कलर का कंपाउंड है, याद रखना इस चीज को। पहले जमाने में कलर को, मतलब सॉरी, कॉटन को, शर्ट्स को कलर करने के लिए, येलो कलर देने के लिए पिक्रिक एसिड कंपाउंड यूज किया जाता है, ठीक है। इसको आप कितना भी डायल्यूट करो, सोल्यूशन में डालने के बाद कितना भी डायल्यूट करो, वो येलो कलर इतना जल्दी जाता नहीं है। तो एक चीज ये हो गई, लेकिन बाद में ये पता चला कि पिक्रिक एसिड इज अ सेकेंडरी एक्सप्लोजिव, मतलब जिस कैटेगरी में RDX आता है, TNT आता है, उसी कैटेगरी में पिक्रिक एसिड भी आता है। तो पिक्रिक एसिड बहुत हार्मफुल है, हार्मफुल एक्सप्लोजिव है, इसलिए पिक्रिक एसिड पे अभी बैन लगाया गया, और एज अ डाई पिक्रिक एसिड को यूज करना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आप मतलब दूसरे कंपाउंड्स को यूज कर सकते हो, पिक्रिक एसिड को नहीं। तो ये हो गए ट्राइनाइट्रोफिनॉल के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द यील्ड ऑफ
द रिएक्शन इज पुअर, मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन बहुत फास्ट होती नहीं है, रिएक्शन का यील्ड बहुत पुअर है ना। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट बाकी है, तो मैं इस सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना ताकि मैं इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये पॉइंट देख रहे थे, रिएक्शन का यील्ड जो तो होता है, मतलब प्रोडक्ट जो रहता है वो बहुत पुअर रहता है। इसका रीजन क्या है? आरडीएक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डू यू थिंक कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में? बता देता हूँ लेकिन रुको अभी। सो यील्ड ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट पुअर है, ठीक है। अब ये क्यों है उसको देखो। पहली बात तो लोकेश अभी सीरियस होना पड़ेगा। आरडीएक्स का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तो आप गूगल भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे रिएक्शन का यील्ड पुअर क्यों है, ये गूगल करके देख लो, आपको आंसर मिलेगा कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा अभी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमेशा इसका प्रोडक्ट पुअर क्यों निकलता है, क्या ये पुअर क्यों आता है? तो एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सपोज पहली बार रिएक्शन हो गई, पहला ये नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पे NO2 कंपाउंड कनेक्ट हो गया। जब भी ये NO2 कंपाउंड कनेक्ट होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि अब सेकंड पोजीशन से अगर इसको अटैक करना है बेंजीन को, कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन अब डेंसिटी कम हो गई इस बिकॉज ऑफ दिस NO2। ये NO2 की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब ये दूसरा NO2 प्लस पे अटैक करना इस बेंजीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है। चलो फिर भी उसने दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर भी दिया, तो यहाँ पे ये दूसरा NO2 लग गया। अभी अभी तो ये भी खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल के लिए अटैक करना और मुश्किल हो जाता है। सॉरी। तो ये रीजन है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट नाइट्रेशन करोगे, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी पहले नाइट्रेशन की, ठीक है। सेकेंड नाइट्रेशन की रिएक्शन और स्लो हो जाएगी, एंड थर्ड नाइट्रेशन की रिएक्शन और स्लो हो जाएगी, या जल्दी होगी नहीं, क्योंकि बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। एंड NO2 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, उस पे अटैक करने के लिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी अटैक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये NO2 ग्रुप जो कनेक्टेड हो गए वो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहे हैं उसके थ्रू। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिएक्शन का यील्ड बहुत पुअर आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल first with concentrated sulfuric acid which converts it into phenol 2,4-disulfuric acid and then with concentrated nitric acid। तो आज सिर्फ पहले सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, बाद में नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो मतलब सल्फोनेशन पहले होगा एंड देन नाइट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। सल्फोनेशन पहले बाद में नाइट्रेशन, जिससे होता इतना ही है कि प्रोडक्ट का यील्ड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, और बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन का आंसर, आरडीएक्स का स्ट्रक्चर मुझे भी इतना याद नहीं है, शायद ये NO2, 3 जगह पे NO2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड NO2, और यहाँ पे बाकी के ये कंपाउंड है ऐसे कुछ, ठीक है। 1 2 3 4
5 एंड 6 मेंबर रिंग। ऐसे कुछ कंपाउंड है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, सो डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, हाँ डबल, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है आरडीएक्स का। 6 मेंबर रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड NO2। ठीक है, आरडीएक्स के स्ट्रक्चर शायद आपके इसमें भी नहीं, और अगर आएगा भी तो NO2 उसमें है। वो एक, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी है और रिएक्शन भी है एंड रीजनिंग भी है आपको। सो ये पिक्रिक एसिड की रिएक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फिनॉल का आप जब ये ऑक्सीडेशन सॉरी नाइट्रेशन करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। अच्छा, हेलोजिनेशन को तो थोड़ा सा बाद में अब लेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट, पिक्रिक एसिड क्यों स्लो प्रोसेस हो गई, पीछे का लॉजिक क्या है, या फिर ये बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, किसका कम है किसका ज्यादा है, कुछ कोई भी डाउट होगा तो पहले पूछ लो, पूछ लो पहले, पूछ लो पहले, डाउट पूछ लो। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो तो। नहीं है कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब सिंपल होता है एडिशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन की एडिशन करना। ठीक है, अब बेंजीन में हेलोजिनेशन का रिएक्शन करनी है, सिंपल है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, हेलोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में रहने दो तो बहुत इजीली वो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। एग्जांपल आपके सामने है, Br2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, तो बेंजीन यहाँ पे आराम से अटैक कर पाएगा एंड Br यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर से वही पॉइंट कि ऑर्थो एंड पैरा पे प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो का प्रोडक्ट माइनर रहेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा का रहेगा। अब यहाँ पे तो एक्सेप्शन वाली कोई बात है नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर कंपाउंड पैरा का, ऑर्थो का कंपाउंड माइनर कंपाउंड। एक सेकेंड वन, अब देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए, ये वाली रिएक्शन होने के लिए Br2 हमें चार्ज इसमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि Br2 जब भी, ये Br है, सपोज बेंजीन ने अटैक किया, बेंजीन ने अटैक किया, ये चार्ज बन गया। ठीक है, ये बना Br माइनस। अगर ये वाटर रहेगा तो ये इसको स्टेबलाइज कर लेगा, Br माइनस को इसको स्टेबलाइज कर लेगा। ओके, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो ये जो बाहर H प्लस निकलेगा ना इसके बाद, क्योंकि Br यहाँ पे कनेक्ट होगा तो यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा ना, तो ये H प्लस जाएगा कहाँ? ये इस H प्लस को इसने ये तो करना चाहिए ना, Br ने बिजी तो करना चाहिए, मतलब HBr बनना चाहिए ना। ओके, अगर नहीं बनेगा तो ये किसको तकलीफ देगा? इसको तकलीफ देगा, समझ लो, इस अल्कोहल को तकलीफ देगा। ठीक है, यहाँ पे एडसॉर्ब हो जाएगा, हालांकि ये बाहर जाएगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे लोन पेयर को बिजी रखेगा तो ये लोन पेयर नीचे आ नहीं पाएंगे। मतलब सपोज ये मॉलिक्यूल हो गया, इसका H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन में हमारा फिनॉल है। अब फिनॉल हमें मालूम है कि ये प्लस R इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज घुमाते हैं। अब सॉल्यूशन में H प्लस है, अब H प्लस यहीं पे आके अगर इसने लोन पेयर को बिजी कर लिया तो ये रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, रेजोनेंस को स्टॉप करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मतलब निगलेक्ट करने के लिए या इसको करेक्ट करने के लिए ये लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ताकि ये जो पोलर है
ये मतलब ये Br माइनस के फॉर्म में ना रहे, और Br माइनस जैसे सॉल्यूशन में H प्लस बने उसके साथ मिलके HBr का फॉर्मेशन करे। ओके, तो ये एक ऐसे मतलब देखिएगा, ये थोड़ा सा डीप स्टडी है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ये कौन कौन सी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल करनी पड़ती है या करनी होती है, मतलब ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट वन, अगर एक्सेस Br होगा तो फिर से वही ऑर्थो एंड पैरा पे रिएक्शन होगा, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ओके, मतलब ये लोन पेयर देते हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे, तो ब्रोमिनेशन भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो था सिंपल है कंपैरेटिवली, हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स प्रोसेस या कोल्ब्स रिएक्शन भी कहते हैं इसको। नाउ यहाँ पे जो ये कोल्ब्स रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू ही देखेंगे। चलिए वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे भी इसको। फर्स्ट, फिनॉल हमें मालूम है ये एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है, ये सबको मालूम है, राइट? क्यों? क्योंकि ये H+ देने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज होता है। तो ये एसिड, ये बेस, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। क्या बनेगा एसिड बेस के बाद? एक बनता है वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा बनता है सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये OH and H बनेगा वाटर, और हाइड्रोजन की जगह लेगा सोडियम, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है O-Na+, तो वो सॉल्ट ही हो गया, ठीक है। तो ये एक बन गया सॉल्ट। प्लस अब कौन सा कंपाउंड आया इसके कांटेक्ट में? CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन कभी भी अटैक नहीं करेगा, गलती से भी ये ऐसे कंपेयर मत करना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, रेजोनेंस इफेक्ट, एंड बेंजीन विल अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप। ये जब भी अटैक करेगा, पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये OH, इसके साइड वाला यहाँ बेंजीन ने यहाँ से अटैक कर दिया, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये चीजें फिर से दो जगह पे हो सकती है, दो जगह पे इन द सेंस ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ठीक है, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, तो दोनों भी कंपाउंड यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो का ही मेजर प्रोडक्ट होता है। कोई मुझे रीजन बताएगा? किसी को कोई क्लिक हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्थो का ही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? किसी को कोई रीजन क्लिक हो रहा है? क्या रीजन है कि ऑर्थो का प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है? एनीवन? इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे नाइट्रेशन में कि हमने मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखा था, उसका मैंने रीजन बताया था। तो क्या ये रीजन यहाँ पे आप तो कर सकते हो? जैसे यहाँ पे रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो वहां पे है ना, बहुत सारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद कितने मेंबर्ड रिंग बनती है? रिंग कितने मेंबर्ड बनती है देखिएगा, तो 3, ये OH, ठीक है। अब ये बाकी का कंपाउंड में ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड OH, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बनती है 6 मेंबर रिंग मतलब स्टेबल रिंग बनती है, ठीक है। ये रीजन है कि यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही है, रिंग भी 6 मेंबर है मतलब स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उसको उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ताकत मिलती है,
ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में आपको मालूम है कि एंगल स्ट्रेंथ ना के बराबर होता है। ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती है, और यही रीजन है कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलेगा, ना कि पैरा का। अभी तक हमने पैरा का प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट देखा था, यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला ऑर्थो का मिलेगा। ठीक है, तो ये उसका लॉजिक भी है और रीजन भी है। अब किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं तो रिमर रिएक्शन के पास अभी जाते हैं, विच मैकेनिज्म भी है, तो रिमर रिएक्शन के पास जाते हैं पहले। तो कोई डाउट? सर एक कोल्स रिएक्शन परत सांगा ना एकदा, कळलं नाही. पहिल्यापासून का पहिला पार्ट समजलाय? पहिल्यापासून सर. ओके, ये तो फिनॉल है, ये तो फिनॉल है, और फिनॉल एसिडिक रहता है, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, अब ये एसिड, क्योंकि ये हाइड्रोजन देता है ना, और हाइड्रोजन देने के बाद निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाता है जो कि स्टेबल है, तो ये रीजन है, तो ये एसिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बेस दिया है, एसिड बेस रिएक्शन। सिंपली एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, एसिड मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद बेस, दे विल फॉर्म वाटर। तो जब भी हम एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, HCl प्लस NaOH, क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, एक NaCl प्लस H2O, एक वाटर, एक ये क्या है, सॉल्ट है, मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी सेम चीज, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, यहाँ पे बना सोडियम, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम ने प्लस वाटर। यहाँ पे कैसे वाटर बना था, सेम यहाँ पे भी वाटर बना, और यहाँ पे ONA। ओके, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सोडियम मेटल। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट, ये समझा, यहां तक समझ में आ गया? कृष्णा, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट, अब मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड, आयनिक मतलब चार्ज रहते हैं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज में लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई इसमें इश्यू नहीं है। नाउ नेगेटिव चार्ज, ये तो रेजोनेंस में जाता ही जाता है, तो ये ऐसे रेजोनेंस में जाता है, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज घूमता है। ओके, नाउ इसके साथ रिएक्शन में डाला है CO2, CO2 मतलब कार्बन, ये वाला कंपाउंड। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चार्ज लिखूं, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसमें मैं डेल्टा नेगेटिव लिखूंगा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। ये चार सेपरेशन हुआ, मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेंगे, दोनों ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे घूम रहा है, तो बेंजीन अपने नेगेटिव चार्ज का यूज करके यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे। ओके, अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक बॉन्ड उसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे O माइनस का चार्ज बनेगा, मतलब ये O माइनस बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको देख लो, ये पहले तो ये कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे O माइनस में एज इट इज देखा मैंने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बेंजीन ने इस पोजीशन से अटैक किया है, ऐसे आप समझिए। देन ये सेकंड कंपाउंड कार्बन, 2 ऑक्सीजन थे, एक तो एज इट इज सीधा साधा था, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं की, इसमें से एक ब्रेक हो गया ना, तो ये इसको मैं लिखूंगा O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे सब जगह पे पहले तो होते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन होते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, अब ये जो बाहर जाएगा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करेगा, तो मैं इसको यहाँ पे OH लिख सकता हूँ आराम से। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना पहले, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हमारा कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। सेकेंड चीज, अगर इस सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और
तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, सिंप्लीफाइड मतलब आगे का एक्सप्लेन करने के लिए। डबल बॉन्ड ओ नीचे लिखता हूँ और इसको ऊपर लिखता हूँ इसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। नाउ यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस बार होगी तो वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कितने मेंबर्ड रिंग बनती है, देखो गिनो कितने मेंबर्ड रिंग बनती है। कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग है। एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है एंड वो भी 6 मेंबर, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे ये कंपाउंड बनना और ज्यादा स्टेबल है। अगर यही कंपाउंड पैरा पे बनता, मतलब ये से कंपाउंड बनता ओ एच और यहाँ पे नीचे सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, डिस्टेंस बहुत दूर है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से प्यारा नहीं बनता, प्यारा कंपाउंड नहीं बनता, ऑर्थो बनता। नाउ इज इट क्लियर? क्लियर है क्या ये? कृष्णा, कृष्णा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हुआ सर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है क्या? और कोई दूसरा है, किसी को कोई डाउट? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे कुछ भी रहेगा तो पूछ लो। इस बार पैरा पे क्यों आया, मेटा पे क्यों नहीं आया, ऑर्थो पे क्यों नहीं आया, देख लो। ऑप्शन में तो आपको यही सारे पूछे जाएंगे ना। ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन एक ऑर्थो का, एक पैरा का, एक मेटा का, और तीसरा रहेगा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला रहेगा। यही तो पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, रिमर टिमर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। जब भी इसको आइडेंटिफाई करो तो कैसे आइडेंटिफाई करना है पहले ये बता दूं आपको। रिएजेंट में अगर क्लोरोफॉर्म विथ बेस मिले तो समझ लेना रिमर टिमर रिएक्शन। ओके, क्लोरोफॉर्म विथ बेस मिले तो समझ लेना रिमर टिमर रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी रिएजेंट से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिमर टिमर रिएक्शन इतनी यूनिक क्यों है, क्योंकि अभी तक देखिए हमने इसका प्रिपरेशन कभी नहीं देखा। इसको कहते हैं कार्बिन, ये इसका स्पेलिंग है, इसको कहते हैं कार्बिन, कार्बिन का फॉर्मेशन। ये पूरे मैकेनिज्म में या पूरा जितना भी 12 का आपको सिलेबस है, कार्बिन सिर्फ और सिर्फ रिमर टिमर रिएक्शन में बनता है और किसी रिएक्शन में नहीं बनता। एक पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब होता क्या है कार्बन। देखिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सबको मालूम है। ओके, जब भी हम कार्बन पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड में रहे या अनपेयर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा और एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम रेडिकल भी लिखते हैं तो कैसे रेडिकल लिखते हैं, मतलब CH3 का रेडिकल हम लिखते हैं ऐसे। तो क्या होता है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, इसमें से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, तो इसको हम लिखते हैं रेडिकल। ये है रेडिकल। ओके, यहाँ पे अगर कार्बन के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसमें से 2 में बॉन्ड है, दोनों ने बॉन्ड बनाया है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको कहते हैं कार्बिन। ये स्ट्रक्चर है कार्बन का, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये सबको मालूम है। इसने अभी तक बनाए सिर्फ 2 बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड ये और बना सकता है, और 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब एक बॉन्ड के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन।
इस हिसाब से 2 बॉन्ड के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको कहते हैं कार्बिन। और ये बनता है सिर्फ और सिर्फ रिमर टिमर रिएक्शन में, ठीक है, रिमर टिमर रिएक्शन में बनता है। कैसे बनता है अब इसको भी देख लो, थोड़े कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। फर्स्ट वन, मैं तो ये इसके पास जाता ही नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ रिएजेंट देख रहा हूँ, रिएजेंट को देख रहा हूँ सिर्फ। हाँ, CCl Cl Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस NaOH। चलो क्वेश्चन का आंसर देते देते इसको सॉल्व करेंगे। बताओ, NaOH एसिड है कि बेस? फास्ट बताओ जरा। बेस। बेस है। मेरा काम सिर्फ इतना है, थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना आपके यहाँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बेस है, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है कि नहीं, यस और नो? क्लोरोफॉर्म में एसिडिक प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है, यस और नो? यस। होता है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ये बेस OH या हाइड्रोजन निकाल लेगा, इट विल फॉर्म कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस H2O प्लस Na+, को साइड में रखा मैंने जानबूझ के, इसने इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। कार्बन पे कौन सा चार्ज दूं? नेगेटिव। नेगेटिव। इस मॉलिक्यूल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कौन सी है, कार्बन की क्लोरीन? क्लोरीन। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ये लॉजिकल है कि नहीं है? नो Yes, sir. सर। नहीं। ओके, मैं और एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं इस नेगेटिव चार्ज को ना ऐसे लिखना चाहता हूँ, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज सेम चीज, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। ओके, नेगेटिव चार्ज मतलब एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन उसको मिला, मतलब नेगेटिव चार्ज। नाउ आपने कहा कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, गलत बात है। ओके, तो क्लोरीन क्या करेगा, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बना, ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन बाहर गया, इट विल फॉर्म Cl-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके गया है वो, प्लस ये क्या बचा है उतना देखो, कार्बन, एक ये बॉन्ड क्लोरीन का ठीक है, ये क्लोरीन का ये भी बॉन्ड ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कार्बन पे निगेटिव चार्ज था, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, एक तो चलो ठीक है क्लोरीन का था, दूसरा कार्बन का था जो लॉस हो गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले से नेगेटिव चार्ज अब और पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं, रिजल्टेंट नो चार्ज। लेकिन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे एज इट इज रह गए। यहां तक समझ में आ गया? इसको कहते हैं कार्बिन। क्या ये समझ में आ गया? Yes. ओके, लास्ट का पॉइंट मैं जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूं, ये भूल जाइएगा कि ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है। नेगेटिव चार्ज इन द सेंस 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक बाहर का। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है, तो अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर निकालूं तो कार्बन, एक ये क्लोरीन एक ये क्लोरीन, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये चला गया क्लोरीन, तो इसके तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, कार्बन के पास नहीं बचे, ये दोनों क्लोरीन के पास है, तो निगेटिव चार्ज बना, तो ये बना हमारा कार्बिन, ठीक है। 2 बॉन्ड के साथ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड ये बनाना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये कार्बन का स्ट्रक्चर ना, इसको अब यूज करेंगे। अच्छा, और एक चीज, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? Reach.
उसके पास कितने Deficient. उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ कितने हैं? 6. 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिच नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आगे का काम तो हमारा बहुत इजी हो गया। अभी आते हैं मैकेनिज्म के पास। मैकेनिज्म देखो, पहले बेस यूज किया, बेस ने हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन से निगेटिव चार्ज कार्बन पे दिया तो क्लोरीन का आया गुस्सा, क्लोरीन बाहर चला गया विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बना पहले कार्बिन। ठीक है, ये पहला मैकेनिज्म जो अभी मैंने आपको बता दिया, जो नया है और सिर्फ रिमर में ही दिखाई देगा, दूसरी कहीं पे भी आपको ये कंपाउंड दिखाई नहीं देगा, कार्बिन का कंपाउंड। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास है बेंजीन, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये लोन पेयर अपना यूज करेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नाउ देखिएगा, इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बेंजीन दे रहा है, भूलिएगा मत, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन दे रहा है। ठीक है, तो कार्बन को तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फुकट में मिल गए ना, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए। खुद का इलेक्ट्रॉन, एक मतलब खुद का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन ही दे रहा है, ये बेंजीन रिंग दे रहा है, और बेंजीन का भी बेंजीन ही दे रहा है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसको एज इट इज यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जो कि अब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा वापस से। ओके, तो ये तो होता रहेगा, ये तो सारा सिंपल सा पॉइंट है। तो मैं इसको ये कंपाउंड के लिए आगे का, अच्छा यहाँ पे नीचे लिखा है उन्होंने, ये कंपाउंड देखो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बेस के साथ फिर से रिएक्शन। अब फिर से रिएक्शन करोगे तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, मतलब क्या, OH माइनस अटैक्स ऑन Cl, सॉरी हाँ, ये कार्बन, Cl बाहर, दूसरा भी अटैक, Cl बाहर, एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन, OH स्टेबल होते नहीं है, वाटर बाहर निकालो, यू विल गेट अल्डिहाइड। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। नई बात यहाँ पे सिर्फ कार्बिन का बनना है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बेंजीन उस पर अटैक करेगा, और जैसे ही बेंजीन अटैक करता है, तीसरा बॉन्ड तो बन गया, अब चौथा बॉन्ड बनाना बाकी है, तो वो तो हाइड्रोजन को ले लेगा। बेंजीन को एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए जो हाइड्रोजन बेंजीन बाहर निकलता है, वो हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेगा कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है स्टेज। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये मैकेनिज्म समझ में आया? ये है रिमर टिमर रिएक्शन। फाइंड आउट करना है क्लोरोफॉर्म और बेस को, देख जैसे ही देखोगे इसको, मतलब आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए, 2 चीजें आप जैसे ही देखते हो वैसे। अब बताओ, आपको कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं समझ में आ सर गया? इंटरमिजिएट हम्म, सर इंटरमिजिएट कंपाउंड कोणता असेल? तो CCl ClH वाला का? ये वाला हो सकता है। देखिए, इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो भी कुछ बनता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो भी कुछ बनता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और इंटरमीडिएट कभी स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो ये भी इंटरमीडिएट हुआ, ये भी इंटरमीडिएट हुआ, ये भी इंटरमीडिएट हुआ, ये सब एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उसका लाइफ बहुत कम है, तो इन सबको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ओके सर। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, फिनॉल विद जिंक डस्ट। यूनिक रिएक्शन है, आई थिंक ये इससे पहले भी हो गई, मुझे याद नहीं, आपको पढ़ा है कि दूसरे को किसी को पढ़ाया था।
ओके, Zn जो है वो फिनॉल में से सिर्फ ऑक्सीजन को खींचता है एंड इट फॉर्म्स ZnO। यूनिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिनॉल का कन्वर्जन बेंजीन में इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, OH को बाहर निकालना इतना इजी नहीं है, जिंक बहुत आराम से उसको निकाल लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इजी भी है, मतलब जिंक तो यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, फिनॉल का तो स्ट्रक्चर सबको मालूम है, इसका ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है। अब जो बनेगा बेंजोक्विनोन, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था, जिसको मैंने इस हिसाब से ड्रॉ किया था। OH OH, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, बेंजोक्विनोन ये और ये दोनों भी एक ही है, तो इसका कन्वर्जन इसमें करना है। कैसे करते हैं देखिएगा। पहला पॉइंट, इस पे अगर ऑक्सीजन कनेक्ट करना है तो वो सिंपल टास्क नहीं होगा, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज रहता है और बेंजीन रिंग अपने नजदीक निगेटिव चार्ज को आने नहीं देगा, सबको मालूम। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज है। ना देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। अब ये इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन वगैरह आपको अल्डिहाइड कीटोन में होगा, यहाँ पे मैं बताने का ट्राई करता हूँ। कॉन्जुगेशन, या जिसको हम टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। H होता क्या है, H2, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। कैसे, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। इट विल फॉर्म H2C डबल बॉन्ड COH H। यही यहाँ पे भी होता है, टॉटोमेरिज्म कहते हैं उसको। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, एंड इट विल फॉर्म डाइकीटोन एज अ बेंजोक्विनोन। तो ये बेंजोक्विनोन इसको कहते हैं, डाइकीटोन को बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, phenol are slowly oxidized to dark colored mixture containing quinone। तो फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ये सारे रिएजेंट, स्लोली रिएक्शन होती है। स्लोली क्यों, मैंने तो आपको बता दिया, ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करना इतना इजी टास्क नहीं है, तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलेगा ऐसे, मतलब अपेक्षा मत रखना उस चीज की, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, और रिएक्शन बहुत फास्ट भी नहीं होगी और ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये अभी ये सारी चीजें हैं अभी यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो मेन मेन जो रिएक्शंस है वो खत्म हो गई, मेन मेन रिएक्शंस। अब जो बात करेंगे ना हम, कुछ पर्टिकुलर अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे, कॉमन अल्कोहल्स। स्टार्ट करेंगे मिथेनॉल से, और मिथेनॉल की कुछ रिएक्शंस, इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस, प्रोपेनॉल की कुछ रिएक्शंस, मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। देखिए ये पूरा मिथेनॉल के बारे में है, पूरा मिथेनॉल के बारे में, यहाँ पे फिर एंजाइम वगैरह ये भी चीज आ गई, तो पूरा मिथेनॉल का स्टडी है। देन इथर, देन यहाँ पे शायद नीचे और एक होगा, एक मिनट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेचर, ठीक है, फिर ईथर का, ठीक है, पूरा लॉजिक लग गया, मतलब ईथर का पार्ट है पूरा। इसके बाद जो मेन है वो मीथेन के रिएक्शंस वगैरह मैंने लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कहाँ गया, यहाँ तक। ओके, ना यहाँ तक और कोई, किसी को कोई डाउट है क्या? ये मिथेनॉल को तो मैं लूंगा, कॉमन अल्कोहल्स, किसी को कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लीजिएगा। पहले पॉइंट, पहली चीज तो ये, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। अभी नहीं, क्वेश्चन को पहले देख लो, अगर स्टार्ट होता है तो।
ओके, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दे दो बस। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिना कैलकुलेशन किए। किसी को आंसर याद है? सर 0। चलो आगे। ओके, जीरो ऑर्डर आंसर नहीं है। नेक्स्ट, दर्शना को तो 100% याद नहीं होगा। लोकेश, ये क्वेश्चन याद है क्या? आंसर याद है? डी, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब याद नहीं है। दर्शना, पीछे तो आपने आंसर देखा होगा, आंसर होगा शायद सी। करेक्ट है? 1.5 आंसर है क्या इसका? यस यस सर। अब रीजन बता देता हूँ, आंसर नहीं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में यहाँ पे सॉल्व करके लिया, क्रैश कोर्स में ना। क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है केमिकल काइनेटिक्स। अब आपके पास पूरा वीडियोस है, आपका काम है देखो, ढूंढो, ना मिले तो मुझे बता दें। ठीक है, एक हिंट देता हूँ सिर्फ। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे कैसे? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये Y2 का कॉन्सेंट्रेशन तो चलो ठीक है, लेकिन X का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? फर्स्ट रिएक्शन से निकालोगे ना। तो इसके कंपैरिजन में ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और Y के कंपैरिजन में, सॉरी एक्स के, Y के कंपैरिजन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड X के कंपैरिजन में हाफ ऑर्डर रिएक्शन, तो वो बनता है 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद आया कुछ? बाकी कैलकुलेशन आप करना कि नहीं? यस सर। वीडियो है, वीडियो में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मुझे याद है इसलिए मुझे क्वेश्चन आंसर भी मैंने बिना कैलकुलेट किए आपको बता दिया। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आज तो चलो ठीक है, 12th का रिजल्ट लग गया क्या? आज था ना रिजल्ट? कोई बोल नहीं रहा, मतलब नहीं लगा शायद। सर आपका आवाज नहीं आया सर। रिजल्ट रिजल्ट लगा कि नहीं? 12th का सर रिजल्ट? नहीं 4 सर, बजे 4 बजे 4 बजे है सर। ठीक है। ओके, तो ये मैं इंफॉर्मेशन आपको ये पास करना चाहता था, करियर के रिलेटेड है। जैसे एनडीए तो सबको मालूम होगा, एनडीए, ठीक है। बॉयज के लिए कुछ फायदेमंद है नहीं, पहले ही बता दूं। सर आवाज ही नहीं है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही? सर कुछ सुनाई नहीं दिया पीछे क्या बोल। हाँ सर। अच्छा, 1 मिनट, हाँ। अभी मेरी आवाज आ रही है कंटिन्यू?
अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, सो देखिए, एनडीए जैसे होता है ना, वैसी और एक चीज होती है, एमएनएस कहते हैं उसको, मिलिट्री नर्स सर्विस कहते हैं। ये बॉयज के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए है। उसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू। आपका जो भी पहला लक्ष्य है आप उसको रखिएगा, लेकिन बताना मेरा काम है। बीएससी नर्सिंग कहते हैं इसको। अगर 12th के बाद ये एग्जाम होती है गवर्नमेंट की, मिलिट्री की, ठीक है, मिलिट्री की एग्जाम होती है। लगभग सिर्फ 700 स्टूडेंट को, 700 के आसपास, 700 to 750 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो डायरेक्ट आपको मतलब मिलिट्री के थ्रू, पूरी मिलिट्री का एक काम रहता है, और पोस्टिंग वगैरह भी मिल जाती है। और जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, बहुत अच्छा पेमेंट यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है, बहुत अच्छी ऑफिशियल ऑफिसर्स लेवल की स्केल आपको यहाँ पे मिलती है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप, अभी तो इंटरनेट का जमाना है पूरा, आप एमएनएस को थोड़ा सा सर्च करके डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। साल में 2 बार इसके फॉर्म छूटते हैं, साल में 2 बार। उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। ये बॉयज के लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए ही होता है ओनली, ठीक है। तो बॉयज के अगर कोई आपके पहचान में होंगे तो आप उसको, उनको बता सकते हो, ओके। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए दिया। हाँ, यहाँ पे एग्जाम में क्या रहेगा, तो सेम चीज जो 12th का जो ये है ना, आप इसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वही रहता है। तो ऐसा ऐसा दूसरा कुछ रहता नहीं है। एंड शायद 60% या 70%, 60% या 65, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, एक कट ऑफ मार्क रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उतने मार्क्स चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ उसमें रहता नहीं, लेकिन वहाँ पे स्केल बहुत अच्छा मिलता है। इससे और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपके पहचान में कोई मिलिट्री में होगा तो वो देंगे, ठीक। लेकिन ये बहुत एक बहुत अच्छा फील्ड है ये भी, ओके। आपसे मतलब जब जहाँ पे आप जाना चाहते हो ना, उसी फील्ड से ये रिलेटेड है। और यहाँ पे बहुत पेमेंट बहुत अच्छा है। ऑफिसर स्केल का मतलब है कि लगभग 70 to 80 थाउजेंड के आसपास का स्टार्ट होता है, ऐसे आप समझ सकते हो, या इतना पेमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये मिलिट्री में है सिर्फ, बाहर नहीं, बाहर नहीं, ठीक है। तो ये बात एक इंफॉर्मेशन। बाकी तो धीरे धीरे जैसे आपको एक मालूम पड़ेगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको किसी फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। फॉरेंसिक का भी है, लेकिन फॉरेंसिक में फिलहाल जाओ मत, मैं रिकमेंड करूंगा नहीं फ्यूचर में। पहले तो फॉरेंसिक के किए हुए बच्चे बहुत ज्यादा है और जॉब नहीं है, कि फॉरेंसिक के फील्ड के लोगों को जॉब नहीं है। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो आपकी जॉब भी पक्की हो जाती है, और वो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिलिट्री की। स्केल बहुत ज्यादा है, आपकी एज कम है, बहुत जल्दी आप रिटायर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आपको फायदे मिलेंगे इसके। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पे, और बॉयज के लिए एनडीए सोचने वाली बात है, ओके। सो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी मदद मेरी तरफ से, तो एक बताने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये 2 कर सकते हो फिलहाल। ओके, सो आज जो कुछ पढ़ा है उसमें कुछ डाउट वगैरह है क्या? आज जो भी मैंने पढ़ा है उस पर कोई डाउट है क्या? अगर है तो पूछ लो, नहीं तो अच्छा, एक और मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना। एक फाइल को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने आज ही देखी थी उसको। तब तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सर मी अजून एक क्वेश्चन टाकला होता. एक मिनट हाँ। एकच तर टाकलाय, एक इमेज दिसते आणि खाली काहीतरी तू त्याला सर लिंक केलंयस पण ते सर फोटो नाही. तो नाही येतो ऑक्टेट वाला होता बघा. नाही, मग तुला पुन्हा टाकावं लागेल, कारण तू लिंक केलं असेल ना त्याला, बहुतेक असं डॉट 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 दिलेले आहेत. तो फोटो नाही माझ्याकडे. ओके सर. एक और चीज, एक मिनट.
थोड़ा सा ना अभी आपको साइड बाय साइड करियर का भी देखना पड़ेगा ना, तो मतलब क्या क्या होता है, कौन कौन से फील्ड होते हैं, ये तो आप एग्जाम वगैरह दे दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए ना, आगे वाली क्या करना है, कोई बताता तो नहीं है। चलो आज के डेट में इंटरनेट है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अच्छी खासी। चलो ठीक है, ढूंढ के रखता हूँ उस चीज को। ब्रांचेस थे 12th के बेसिस पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, उसके ब्रांचेस हैं, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। एंड दर्शना मुझे वो आप क्वेश्चन भेज दो, मैं देख लूंगा उसको। ओके सर, बाय एवरीवन। थैंक यू सर।